A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed the few of the important theoretical as well as the practical concept related to the last chapter of part B, that is in cash flow statement. And you know very well what is the meaning of cash flow statement. Cash flow statement is a statement which shows the cash inflow and outflow from the different activity of the business, that is an operating, investing and financing activity. So now let's we discuss the few of the important theoretical questions from the practical exercise. The question number 3. The question number C3 says that classify the following transactions as operating, investing and financing activities as well as the cash and cash equivalents. So the information are given, that is in purchase of share, buyback of equity share, payment of share issue expense, discount allowed to customer, discount received from supplier and increase in the balance of cash credit, repayment of long-term loan, repayment of short-term loan, proceeds from short-term borrowing as well as the dividend paid on preference share, short-term deposited in bank, rent received by a company whose main business is real estate, and rent received by a company whose main business is manufacturing. So there are basically 13 points are given. So let's we classify each and every item into the operating, financing and investing activities. So for this purpose, first of all we prepare a table, the 4-column table, that is an operating activity, investing activity, and last will be your financing activities. So यहाँ पे 3 एक्टिविटी हमने क्लासिफाई कर लिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एंड वन बाय वन जैसे सबसे पहले दिया है परचेज ऑफ शेयर। तो जब हम शेयर खरीदते हैं तो ये हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। यस, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर शेयर खरीद रहे हैं इसका मतलब हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो परचेज ऑफ शेयर विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर बाई बैक करेंगे तो इक्विटी शेयर इशू करना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसी के साथ साथ अगर हम बाई बैक करते हैं शेयर्स को, फिर से खरीदते हैं, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमारा क्या हो जाता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको सीरियल नंबर के साथ ही डिस्कस करिए ताकि आपको पता चल जाएगा सीरियल नंबर 1 इन्वेस्टिंग का है और सीरियल नंबर 2 इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सीरियल नंबर 3 पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया हमने शेयर इशू किया और शेयर इशू करना किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। तो शेयर इशू एक्सपेंस भी आपका किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का पार्ट। नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। वेरी सिंपल, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को, तो ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो नंबर 4 डिस्काउंट अलाउ को या डिस्काउंट रिसीव दो, दोनों ही आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 6 इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके लोन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सो जब भी आपका कैश क्रेडिट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये आपसे रिलेटेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। क्योंकि कैश क्रेडिट हो
बैंक ओवरड्राफ्ट हो, इसकी वैल्यू बढ़े या घटे, दोनों ही किसका पार्ट होती है? बोथ ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन. चाहे लॉन्ग टर्म लोन रीपे करो चाहे शॉर्ट टर्म लोन रीपे करो, सब के सब आपके किसके पार्ट होते हैं? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, दोनों ही किसके पार्ट होते हैं? फाइनेंसिंग के. 9, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग. अगर हमने लोन लिया, लोन पे करना और लोन लेना दोनों ही किसके सब्जेक्ट मैटर में आता है? फाइनेंसिंग के मैटर में आता है. तो प्रोसीडिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बोरो किया पैसा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा. डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंशियल, आपने डिविडेंड पेड किया प्रेफरेंशियल पे, ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का है. तो हम देखें तो फाइनेंसिंग के ज़्यादा आइटम्स देख रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म डिपॉजिटेड इन बैंक. ये क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अगर आपने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका आ गया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स क्या क्या आता है आपको पता ही है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? वो आइटम्स जो कि नियरली कैश में होते हैं, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट. सो नेक्स्ट इज रेंट रिसीव बाय अ कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट. कोई कंपनी जिसका मेन काम है रियल एस्टेट, तो जाहिर सी बात है रियल एस्टेट बिजनेस है, तो सिचुएशन में जो रेंट मिलेगा रियल एस्टेट कंपनी से वो आपका क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा. पॉइंट नंबर 12 इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट रिसीव. लेकिन रेंट रिसीव कौन कर रहा है? रियल एस्टेट कंपनी, जिसका काम ही वही है. अगर नॉर्मल कंपनी होती तो उसके लिए क्या होता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये उसकी इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं लैंड बनाया होगा, तो ये उसके इन्वेस्टिंग का है. तो नॉर्मल कंपनी के लिए रेंट रिसीव जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या होता है? इन्वेस्टिंग का पार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज नोट डाउन एंड प्लीज मेक अ प्रॉपर कॉलम. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इन कैश इक्विवेलेंट, चारों कॉलम बनाइए और उनमें जो जो आइटम्स इन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इस हेड से रिलेटेड है, उसको वहाँ प्लेस कर दीजिए. दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, so now let's we move to the question number 9, and it's a very important question for us. The question number 9 says that Narula Limited earned a profit of 2 lakh after charging and crediting to the following items: depreciation on fixed assets 25,000, loss on sale of furniture is 3,000, amortization of development cost is 8,000, provision for doubtful debts is 2,400, provision for taxation is 40,000, transfer to general reserve is 20,000, gain on sale of machinery is 9,000. The following additional information is given to you: trade receivable previous year 90,000, current year 1 lakh; trade payable previous year 41,000, current year 60,000; outstanding expense previous year 5,000, current year 1,000; and prepaid expense previous year nil and the current year is 2,000. You are required to determine the cash flow, cash from operating activity. So let's we discuss about it. सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालना है हमें? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज.
ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। यहाँ सबसे पहले सबसे सिंपल होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेते हैं। हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख। थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन बिफोर डैट यू कैन सी दैट इसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये हम क्या करेंगे, दोनों आइटम्स को हम लोग ऐड करें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्योंकि ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, एंड प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये दोनों एप्रोप्रिएशन आइटम्स हैं। तो जैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट कितना है 40,000 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 ऐड किया, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अगर आपने फॉर्मेट ठीक से देखा होगा तो आपको मेरी ये 2 बातें समझ में आ रही होंगी कि वाई वी एडेड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सेपरेटली, क्यों ऐसा किया गया। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा है, डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना है इसमें 25,000, गॉट इट। लॉस कितना है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। ये सब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। एमोर्टाइजेशन 8,000, एमोर्टाइजेशन द राइट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,400, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है आपका, ये है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 2,400। and next will be a, ये आपका हो गया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38,400। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करते हैं, माइनस। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट का कितना हुआ 9,000। सो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट्स करेंगे। कैसे करते हैं, अगर एसेट्स हैं तो बढ़ा देंगे, लायबिलिटी है तो घटा देंगे। और ये सब करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे इनकम टैक्स तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है कुछ वर्किंग कैपिटल्स के नाम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी दैट पेड रिसीवेबल आर गिवन 1 लाख,
फॉर करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में इट विल बी 90,000। ठीक है, तो हम यहीं पे उसकी वर्किंग नोट बनाकर इसे सीधे यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ओके, ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट दिया है आपका ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड नेक्स्ट विल बी योर प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, सो ये चारों कैटेगरीज के जो एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कैसे प्रेजेंट करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 90,000, अब हो गया 1 लाख, बढ़ गया। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है? एसेट्स। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? अपोजिट दिए, क्या करेंगे? माइनस, यानी ये वैल्यू हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यानी इतना फाइंड आउट करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस को हम यहाँ शो करेंगे। 2,60,000 में प्लस करेंगे 38,400, माइनस करेंगे 9,000। जो वैल्यू यहाँ आएगी उसे हम यहाँ पोस्ट करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को उनके नेचर के हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से, जैसे करंट एसेट्स है, बढ़ता है तो माइनस, घटता है तो प्लस। तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है इसलिए इसको माइनस किया। ट्रेड पेबल पहले कितना था? 6, पहले था 41, अब क्या हो गया? 60 हो गया, तो बढ़ गया। इसके साथ सेम बिहेवियर करेंगे, 19,000 प्लस करेंगे, इसको करेंगे माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है क्वेश्चन में? पहले था 5,000, अब हो गया 1,000, घट गया। 4,000 क्या करेंगे? माइनस, सेम बिहेवियर। और प्रीपेड एक्सपेंस पहले था 0, अब हो गया 2,000, यानी बढ़ गया, तो क्या करेंगे? 2,000 को। और फिर इस वैल्यू में से इन सबको हम एडजस्ट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा यही हमारा आंसर होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस के बाद हम लोग क्या करते हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,52,52,400। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आपके कॉपी में जगह होगी तो आप इसको आगे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। उसका कैलकुलेशन कितना आएगा? इसका कैलकुलेशन आएगा 2 लाख। अगर आप चेक करें 2 लाख में 38 में से 9 गए तो कितना होता है? 29। 2,29,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। द कैलकुलेशन इज 2,29,400 और इस 2,29,400 को हम यहाँ पास ऑन करेंगे टू द लैक ऑफ स्पेस। और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसमें 10,000, 4,200 माइनस करेंगे एंड 19,000 को करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 2,52,000। ओके, सो प्लीज नोट डाउन एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि द कैलकुलेशन 2,60,000 है, ये 2,29,000 आएगा। सो 2,29,000 जब 2,60,000 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2,69,000 और ये हो जाएगा 2,89,400। अब इस 2,89,400 को जो हम यहाँ पोस्ट करेंगे और उसमें से हमें माइनस क्या करना है? 10, 4, 2, यानी कि टोटल 16,000 हमें क्या करना है? माइनस करना है और 19,000 प्लस करना है। तो प्लस कितना करना है हमें? 3,000। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 2,92,400 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। यही मुझे बताना था, ये छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, so after completing the question number 9 as well as the question number 3, let's we move to the question number 10. The question number 10 is something different from the question number 9. Jet Limited made a profit. Question number 10 will be a Jet
Limited made a profit of 20 lakh after charging depreciation of rupees 1,50,000, writing off preliminary expenses of 10,000 and loss on sale of the assets 30,000, and the other information is to you is as follows. Trade payable shows an increase of 45,000 and trade receivable an increase of 53,000 and prepaid expense decrease of rupees 3,000, rupees 2,000 and outstanding expenses decrease of rupees 10,000. So we have to find out the cash from operating activities. सबसे पहले आपको पता ही हम लोग क्या करते हैं. First of all we write down the net profit before tax and extraordinary item. The amount is given as 20 lakh. In the question the amount is given 20 lakh. After charging depreciation को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं because it is a non cash and non operating expense. So depreciation को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कितना दिया है depreciation की वैल्यू? The amount of depreciation will be 1,50,000 and also given about the amortization. Amortization की वैल्यू कितनी गिवन है? Amortization की वैल्यू गिवन है, that is 10,000. Writing off preliminary expenses 10,000 and loss on sale of the asset is also non-cash expense, non-operating expense. Loss on sale of fixed assets, it will be a 30,000. So ये हो गया आपका 150, 10, 160, 30, 190, 21 lakh 90,000 is a operating profit before working capital changes. ठीक है, आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है. अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती तो उसको भी हम लोग यहाँ से क्या करते, माइनस करते. आगे क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, वैल्यू दिया है 45,000. नेक्स्ट ईयर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट इज 53,000. एंड लास्ट में दिया है आपके प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस एंड द वैल्यू इज 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है. क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अमाउंट इज 10,000. और आपको फाइंड आउट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच आर बिफोर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. सो मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स जब बढ़ेगी तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस. लेकिन अगर करंट एसेट डिक्लाइन हो रही है तो प्लस और करंट लायबिलिटी घट रही है तो माइनस. यानी करंट एसेट्स के साथ अपोजिट और करंट लायबिलिटी के साथ सिमिलर बिहेवियर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है. तो यहाँ पे ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो प्लस करेंगे. ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट्स, वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करें, माइनस. प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एसेट डिक्रीज करें तो उसको प्लस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी और वो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस. अब साइन उसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए. और फिर 21,90,000 में 45 प्लस 2 47,000 ऐड कर दीजिए एंड 63,000 माइनस कर दीजिए. सो यू विल गॉट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 21,74,000. This is your answer and it is called cash generated from operating activity. Okay, so please note down. The next question will be question number 11B.
The question number 11b says that calculate cash from operating activities, profit and loss balance, trade receivable, provision for depreciation, outstanding rent payable, prepaid insurance, goodwill and inventories. So first of all you know very well, सबसे पहले हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं? सबसे पहले राइट डाउन करते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बट यहाँ पे कोई टैक्स, कोई रिजर्व का वो नहीं है, तो यही आपकी प्रॉफिट क्या कहलाएगी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट है 20,000, करेंट ईयर की प्रॉफिट है 30,000, सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर विल बी 10,000। ठीक है, नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन जैसे लाइक नॉन कैशेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर, तो नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था आपका 30,000, नाउ करेंट ईयर का है 32,000, सो ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रोविजन हो गया 2,000। उसी के साथ साथ गुडविल जो थी पहले थी 20,000, नाउ हो गई 16,000, तो ये हो गया आपका गुडविल रिटेन ऑफ, एंड द वैल्यू बेस 20,000 से हो गया 16,000, 4,000 और ये हो गया 16,000। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। WCC का फुल फॉर्म होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल पहले था 14, अब हो गया 18, बढ़ गया, तो यू नो वेरी वेल ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि एसेट्स है, कितना बढ़ रहा है? 4,000, तो उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या हो रही है? 1,600 रुपये से लेकर 4,000 हो जा रही है, तो ये आपकी बढ़ रही है, उसको प्लस करेंगे, कितना डिफरेंस निकाल लो, 4,000 माइनस 1,600, 2,400। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 1,400 था, 1,200 हो गया। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट्स होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1,400 से 1,200 हो रहा है, घट रहा है, तो प्लस कर रहा है। ठीक है, एंड नाउ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट हो चुका है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले थी 14,000, अब हो गए 18,000, बढ़ गए, तो इन्वेंट्रीज ऐसा होती है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, माइनस करेंगे, क्योंकि ये करंट एसेट्स है 4,000, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो हमने क्या किया? पहले ये कैटेगराइज किया कि कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी घट रही है, जैसे ट्रेड करंट लाइबिलिटी क्या है? इसमें करंट ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग क्या है? करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड क्या है? करंट एसेट्स। और इन्वेंट्रीज भी क्या है? करंट एसेट्स। तो इन जो भी करंट एसेट्स हैं आइटम्स, उन सब के साथ हम अपोजिट बिहेवियर करेंगे। अगर वो बढ़ेंगे तो उनको प्लस करेंगे, घटेंगे तो माइनस, सॉरी बढ़ेंगे तो माइनस करेंगे, घटेंगे तो प्लस करेंगे। और लाइबिलिटी के साथ सिमिलर बिहेवियर, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आप क्वेश्चन में देखिए 1,600 से 4,000 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको मैथमेटिक्स क्या किए? प्लस। अब उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे, 8,000 डिडक्ट करेंगे, तो 16,000 में से 8,000 गया तो बचा 8,000। 8,000 में 2,600 ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 10,600। दिस इज योर आंसर एंड इट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड, क्योंकि इसमें से अभी तक इनकम टैक्स माइनस नहीं किया गया, तो उसको आपको अच्छे से कॉपीज में नोट कर लीजिए। ओके, फॉर दिस पर्पज यू नो वेरी वेल, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, पर्टिकुलर्स इन अमाउंट। So I hope today we cleared all the things very easily.
Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp. Thank you. Take care. Goodbye.